वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए न सिर्फ मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, बल्कि बाज वफाकी वुज़रा की कारकर्दगी पर भी खुलेआम सवालात उठा दिए। सवाल यह है, इत्तेहादी सियासत के बावजूद बिलावल भुट्टो आखिर किन वुज़रा से नाला हैं? क्या पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं? बिलावल भुट्टो के ताज़ा बयानात के पीछे असल सियासी पैगाम क्या है? इन्हीं अहम और दिलचस्प सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल। इसके अलावा महंगी बिजली ने पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने IPPs को लाने का इल्जाम तमाम पार्टियों पर लगा दिया। IPPs के साथ गलत मुआहदे हुए तो किसी को सजा क्यों ना दी जा सकी? सोलर लगवाने वाली अवाम के लिए हुकूमत सख्त पॉलिसी क्यों बना रही है? एनर्जी के कौमी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल इकबाल भट्टी। और यूट्यूबर्स वीलॉगर्स की आमदनी पर नया टैक्स, मोबाइल फोन्स पर बढ़ते टैक्स और ड्यूटीज के बायस जदीद स्मार्टफोन्स आम शहरी की पहुंच से दूर। हुकूमत डिजिटल मईशत से मजीद महसूलात हासिल करने की ख्वाहिशमंद। कारोबार, सार्फिन और नौजवानों पर क्या असरात मरतब होंगे? इस अहम मौजू पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ लोकल सियासत के हवाले से। और आज जो है हम देख रहे हैं आजकल बजट सेशन जो है वो जारी था, तो कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीरें जो है वो हर तरफ से हो रही थी। बिलावल साहब ने भी बात की है और क्या बातें की है इस पर जो है वो हम डिटेल से बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। जी कादिर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं आपसे करने के लिए क्योंकि बिलावल साहब ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, लेकिन शुरुआत मैं करूंगी GB की हवाले से, हुकूमत साजी के हवाले से। इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद हमने देखा कि बड़ी जो है जीत पीपल्स पार्टी ने हासिल की, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई कुछ नाराजगी भी पीपल्स पार्टी की नजर आती रही और फिर नाराजगी जो है वो और तनकीद जो है वो IPP यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी नजर आई कि कैसे ये इंडिपेंडेंट लोग जो है वो उनके साथ जाकर मिल गए हैं। जरूर जो है कोई चक्कर चलाया जा रहा है, कोई जो है वो साजिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। आप लोग को ये डाउट्स थे और आज कुछ दिन बाद ये दिन आया है कि उन पे तनकीद करने से लेकर आज जो है वो उनके साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो क्या माजरा है? ये हुआ क्या एकदम से चेंज ऑफ हार्ट्स हो गया? नहीं, हमारा पहला और आखिरी जो हमारा मुतालबा था और जो कि हकीकत पे मबनी था वही था कि हमारी ड्राइविंग सीट हमारी होगी, चीफ मिनिस्टर एंड स्पीकर हमारा होगा, वो हमारा हक में हम लेने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। वो चाहे थोड़ा सा हमें उस पर एहतजाज करना पड़ा या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े या सख्त पॉलिसी अपनानी पड़ी, आप कोई भी नाम दे दें उसको। और आपको भी पता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जाहिर है फिर वो करना पड़ा। बाकी हमें किसी से कोई गिला नहीं था कि हम शेयरिंग के फार्मूले पे भी कि जिसको जो थोड़ा बहुत मिलता है वो ले ले, लेकिन ड्राइविंग सीट बहरहाल पीपल्स पार्टी की होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो ये ड्राइविंग सीट आपको किसी भी फॉर्मूले के थ्रू मिल जाती तो वो भी कबूल था पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ मिलके या दूसरे जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ मिलके किसी भी फॉर्मूले पे जो है वो मंजूर था पीपल्स पार्टी को? और ये कब फैसला किया गया कि इस्तेकाम पार्टी को जो है वो अप्रोच करना है? कब ये सोचा गया? किसी भी फार्मूले के थ्रू थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये अल्फाज सख्त हो जाएंगे। अच्छा, हमारी अगर मेजॉरिटी ना होती तो हम किसी भी फार्मूले का कोई ख्याल हमारे जहन में नहीं आता। आपको याद होगा कि मौजूदा असेंबली का इलेक्शन जब हुआ तो उसमें मेजॉरिटी पार्टी चूंकि PTI थी, तो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद ये फैसला दिया था कि पहला हक PTI का होना चाहिए। ये अलग बात है फिर जो PTI कह रही थी कि ना हम हुकूमत बनाएंगे ना किसी को बनाने देंगे। तो जो जमहूरी रिवायात हमारी थी वो आज भी हमने बरोकार और बरसरे अपने रखी अपने सामने। और हमारी चूंकि मेजॉरिटी थी तो हम वो कह रहे थे कि हमारी मेजॉरिटी है, पहला हक हमारा है, हम हुकूमत बनाएंगे। किसी भी फार्मूले का यहाँ पे कोई जिक्र तस्करा था। लेकिन मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कब ये डिसाइड किया गया कि अलीम खान साहब से बात की जाए, इस्तेकाम पार्टी को जो है वो अप्रोच किया जाए? ये तो हमेशा देखें ना, अब इससे पहले जो तरामीम हुई तो मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत का सहरा भी बिलावल साहब के साथ है। तो पार्टीज को एक पेज पे लाना, एक सियासी हम आहंगी पैदा करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से वतीरा रहा है।
और हम समझते हैं कि सारे मिलके अगर बेहतरी के लिए काम करें तो वो ज्यादा अच्छा है। हम किसी को दीवार से लगाने के कायल न थे, न है, न होंगे। तो सबसे बात हो सकती है, अगेन आई वुड रिपीट के जो हम कह रहे थे कि अक्सरियत की बुनियाद पे जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला। सही जी, बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये आज बिलावल साहब ने भी अपनी उस तकरीर में ये बात कह रहे थे कौमी असम्बली में कल बाल के, कि उन्होंने कहा जी हमारी ये नून लीग से भी और इससे इनसे भी बात हो रही थी IPP से, तो फिर क्या हुआ कि ये नून लीग को दरमियान में से निकाल दिया गया, फिर आपने अलीम खान साहब की पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया। करने को तो आप ये भी कर सकते थे जैसे यहाँ इस्लामाबाद में किया हुआ है सर आपने, कि यहाँ भी आपने पावर शेयरिंग की। रऊफ भाई आप बेहतर जानते हैं बातों को। देखिए हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी थी। अब जो पसंद करता है गवर्नमेंट में हमारे साथ आना वो उसको मुबारक, जो डिप्टी स्पीकर चाहता है वो उसको मुबारक, जो वजारतें लेना चाहता है, पावर शेयरिंग करना चाहता है वो उनको मुबारक। तो हर एक की अपनी भी चॉइस थी, उस पर निगोसिएशंस भी होती हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि हमारा जो हक था वो हमने लेना था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिया। तो आपको क्या लगा कि नवाज लीग के साथ अगर अलायंस करते, वहां पे पावर शेयरिंग करते, मुश्किल होती आपकी हुकूमत को, वजीर आला को, लिहाजा कंपैरेटिवली अगेन ये अलीम खान साहब की पार्टी को मैनेज हैंडल करना ज्यादा आसान लगा आपको? नहीं, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है नून लीग में या अलीम खान साहब वाली पार्टी में। दोनों एक थी, उनकी अपनी अपनी चॉइसेस भी तो थी ना जी। कि जी कोई पावर शेयरिंग चाह रहा था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चाह रहा था, तो वो उसी हिसाब से सारे अकोमोडेट हुए। राइट सर। अच्छा सर, अब आते हैं जरा इन पे, बिलावल साहब ने जो तकरीर की है, लग रहा था कई दिनों का गुस्सा है, कोई एक दिन, कोई आधे, कोई मतलब वक्ती तौर पर कोई नहीं। लग रहा था कि उन्होंने अच्छी तकरीर की हिम्मत से, मैंने तो ट्वीट भी किया इस पे, बहुत अच्छी तकरीर की, बड़े अहम इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया, लाइक मतलब रियल अपोजिशन जैसे होना चाहिए था। ये तकरीर उनको करनी चाहिए थी, ये PTI को ये करनी चाहिए थी। तो सर क्या वजह है कि इतना सारा स्टीम, इतना सारा गुस्सा ऑल ऑफ सडन आउट बस्ट हुआ है आज या उनका, बिलावल साहब का? भाई सीधी बात है, आपने जो ट्वीट किया वो मैंने पढ़ा, वो बिल्कुल हालात वाकयात के मुताबिक था जी। मैं समझता हूँ लाउड एंड क्लियर बिलावल साहब ने आज एक बात कही है, वो ये है कि हमारी खामोशी को बेखबरी ना समझा जाए। ये एक पैगाम है कि हमारी खामोशी को बेखबरी ना समझा जाए। हम सारे मामलात को समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन हम आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को देख रहे हैं, इस वजह से हमारी खामोशी को बेखबरी ना समझा जाए। और यही मैसेज था, और ये मैसेज बार बार का, ये मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, ये बिलावल साहब ने भी कह चुके हैं पहले, कि हम मुल्की मफाद में तमाम तर मसलों पे आपका साथ देंगे, हर सौदा कर लेंगे मुल्की मफाद में। लेकिन अगर आप सियासी अपने अपने मफाद हम पे थोपना चाहेंगे तो माफ कीजिएगा, हमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मफाद सबसे ज्यादा अजीज है और रहेगा। अच्छा, आज हमने देखा बिलावल साहब खुद भी वजीर खारजा रहे हैं, उनके शहबाज शरीफ साहब के, और उनका साथ उनके कैबिनेट में काम भी किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब पे बड़ा डायरेक्ट अटैक किया और ये कहा कि आपका तो अपने वजीरों पे कंट्रोल ही नहीं है, आप तो हेल्पलेस हैं, कोई वजीर आपकी सुनता नहीं है। ये इससे बड़ा चार्ज तो किसी वजीर आजम पे नहीं हो सकता कि आप तो अपनी कैबिनेट नहीं चला सकते, लीव अलोन हाउस क्या चलाएंगे, मुल्क क्या चलाएंगे। ये दैट वाज वेरी हार्श एंड वेरी स्ट्रिक्ट अटैक था उन पे, प्राइम मिनिस्टर पे। रऊफ भाई, इसमें एक लफ्ज का इजाफा आपने कमी कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कुछ वज़रा के बयानात से। अच्छा, अब देखें ना, ये जो जुमला है ना, ये ठीक रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कुछ वज़रा के बयानात से कि वजीर आजम का अपने वज़रा पे कंट्रोल नहीं रहा। उन्होंने शक जाहिर किया, यकीन नहीं, उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने एक हालत जो अभी नजर आ रही है आपको, उसमें एक डाउट का उन्होंने इजहार किया है कि क्या ये डाउट मुझे जो हो रहा है कि वजीर जो आपे से बाहर होते जा रहे हैं, तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि उनका कंट्रोल लूज हो रहा है। तो उन्होंने एक जो है ना, वो एक अपना शक जाहिर किया, कोई इल्जाम या अटैक नहीं किया। ये कौन से वजीर ऐसे, उनका किन वजीरों की तरफ ये इशारा था जो ये वजीर आजम के कंट्रोल में नहीं रहे? वो तो इशारा वगैरह तो कोई नहीं ना, वो तो सबको पता है। ख्वाजा आसिफ साहब की बात हो रही थी, जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दिए थे उस हवाले से।
तो उन्होंने ख्वाजा साहब पे भी तो खासी आज उन्होंने तनकीद की वजीर दिफा के हवाले से, और वजीर दिफा बैठे भी थे। आप भी जानते हैं सर कि ये वजीर दिफा चुप करके बैठने वाले थे नहीं, लेकिन बिलावल की तकरीर का कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मतलब वेल लेफ्ट कर दिया कि तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर है। हालांकि ख्वाजा साहब तो चुप करके बैठने वाले नहीं है। उनका भी आपकी तरह स्टार जो है लियो है, लियो आपको पता है, आप भी लियो है माशाल्लाह, वो कहाँ चुप करके किसी की सुनते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने चुप करके सुन ली। ख्वाजा साहब बूढ़े हो गए हैं, या कहते हैं चलो बच्चा है यार बात कर रहे हैं तो करने दें, अब क्या मैं जवाब दूं। सर हाउ डू यू सी दैट? ख्वाजा साहब बिलावल साहब को अच्छी तरह जानते हैं, और जो आपने आखिरी बात कही ये तो हरगिज वो कभी भी नहीं सोचेंगे कि बच्चा है जी। बिलावल साहब इस मुल्क के 16 माह वजीर खारजा रहे और उन्होंने एक तारीख रकम की है पूरी दुनिया में। तो ये आप भी जानते हैं कि इंडिया को बैकफुट पे ले गए सिर्फ 16 माह में, और 52 मुल्कों के दौरे किए अपने खर्चे पे, और पाकिस्तान को दोबारा आलमी रोशनासी में लाने में बिलावल साहब का बड़ा किरदार है। तो ये तो अगर कहना कि बच्चा वो, और फिर बच्चा अगर कहें भी तो किसका, वो जनाब आसिफ अली जरदारी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है। तो ये सारी चीजें, ये लेगेसी और जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है। तो ये चीजें मैटर करती हैं पूरी दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, सहवान के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो ये एहतमाल रखा ही ना जाए, इसका तो कोई एहतमाल ही नहीं है कि उन्होंने इस तरह सोचा होगा। उन्हें पता है कि जब मतलब आप शेर को दाड़ने पे मजबूर ना करें ना, अब किया है तो फिर सुने। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरा पाकिस्तान प्लेजेंटली, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड प्लेजेंटली कि जब बिलावल साहब बने वजीर या खारजा बने तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन, पूरे मुल्क ने सराहा उनको। तो क्या वजह बनी? वो दोबारा वजीर खारजा की ऑफर भी थी 2024 के इलेक्शन के बाद। अभी हमने देखा इतना बड़ा एक स्टेज, दुनिया का वर्ल्ड फोरम था, स्टेज था जहां बिलावल ज्यादा परफॉर्म कर सकते थे, सीख सकते थे। ये कोई गिल्ट है, कोई एहसास है, ये यहाँ है कि हमने गलती की, बिलावल साहब को बनना चाहिए था? कोई पार्टी के अंदर इस तरह की सोच है? खुद बिलावल साहब को भी एहसास है कि मैंने चांस मिस किया और मुझे वजीर खारजा बनना चाहिए था, आज जैसे स्टेज बना है पूरा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हर मरहले पे खारजा पॉलिसी को खुल के सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान के उस किरदार को जिसको मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने जो हम पे मेहरबानी की है, और उसमें सारे सब लोगों का सियासी अस्करी क़यादत का एक हाथ है, उसको पहला जो खराज तहसीन हमेशा होता है वो बिलावल साहब की तरफ से आता है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि उन्हें कोई गिल्ट है, तो वो हरगिज भी नहीं। वो हमेशा ये चाहते हैं, और अभी कुछ अर्सा पहले भी उनसे बात जब हो रही थी तो वो कह रहे थे कि देखें, आप किसी को उनकी सोच के मुताबिक काम करने दें, और अच्छा काम करें तो उनकी तारीफ करेंगे, और अगर ठीक काम नहीं करेंगे तो जाहिर है उन पर तनकीद करेंगे, या फिर हमें टोटल अपनी सोच के मुताबिक काम करने दिया जाए। ये आधा तीतर आधा बटेर जो है ना, ये हमेशा मखमसे का बायस बनता है। तो उनका ये वाज़े एक पैगाम है। और आखिरी बात जो मैं कहूँ कि अगर वजीर खारजा वो इतने अच्छे हो सकते हैं, मिसाली हो सकते हैं, तो उनको पता है कि ये उससे बड़े ओहदों पर उससे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मैट्रिक में अगर आपने टॉप किया है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुझे इंटर और ग्रेजुएशन में भी टॉप करना है। नाज़रीन, अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और भी मजीद इशूज हैं जो इनके साथ डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बड़ा अच्छा मौका था कि चले 1.5 साल वो वजीर खारजा बने, एक्सपीरियंस लिया, दुनिया भर में गए और बड़ा अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट भी किया। बैकग्राउंड भी था, जैसे आप कह रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहब का पूरी दुनिया के लीडर जानते। लेकिन ये नहीं था कि वो और मजीद तजर्बा लेते, 1.5-2 साल 4 साल, जैसे ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब मेरा ख्याल 6 साल या 7 साल वो वजीर खारजा रहे थे उनके अयूब खान साहब के। तो ये टाइम ज़ाय करना, ज़ाय इन वर्ड, वो तो आपने जो खुद फैसला करना होता है, तो वो बेहतर फैसला नहीं था, ऑफर भी थी आपके पास। ये शुरू इस तरह हुआ था कि जी एक तरफ एक सोच चलाई जाए ना, मतलब अब आपने पीडीएम की गवर्नमेंट देखी थी, हम 16 माह में भी उस कैबिनेट में था, तो वो बड़ी स्मूथ चली, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अक्सर औकात ये होता था कि थोड़ी सी सोच में फर्क हो जाता था, जिसमें तरीकेकार में फर्क हो जाता था, तो फिर उसकी वजह से चीजें जो है थोड़ी सी डिले हो जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो आइंदा भी की जा सकती हैं मौका मिलने पर, और बड़ी अच्छी तरीके से की जा सकती हैं, या जो कोई दूसरा अच्छा काम करे तो उसको हमने बिल्कुल अप्रिशिएट भी करना है। तो एक सोच रहे या एक लीडरशिप रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। अब आप 2 लीडरशिप से तकरीबन, बिलावल साहब अब एक लेगेसी के साथ हैं, और ड्राइविंग सीट पे कोई और हो तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा एक क्लैश सा बन जाता है। अच्छा, हमने माजी में देखा, स्पेशली 90s में, बाद में भी,
कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है एक फेयर ब्रांड, एक मतलब एक अच्छी खासी वो तकरीर करने वाले बंदे हैं, वो जिसको चाहे कभी भी वो कर सकते हैं। आप में भी ये क्वालिटी है, हम आपको भी सुनते रहते हैं। और मतलब इंसिडेंटली दोनों का स्टार जो है ना, दोनों आपका और ख्वाजा साहब का स्टार भी एक जैसे ही है। तो माजी में वो आसिफ अली जरदारी साहब पे और बेनजीर भुट्टो साहब पे बड़े सीरियस अटैक्स करते रहे हैं। वो ये नवाज लीग की तरफ से हमने देखा है, वो सरे पहले स्कैंडल आया, बाकी चीजें हैं। आज जब बिलावल वाज टेकिंग ऑन इनको ख्वाजा आसिफ साहब को, डू यू सी एनी स्कोर सेटलिंग कि उन्हीं का बेटा जो है आज उन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब को वो कर रहा है, सुना रहा है बहुत सारी सख्त बातें और उनका इस्तीफा मांग रहा है? इससे मैं इनकार नहीं करता। ख्वाजा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े कहना मश्क सियासतदान हैं, जीरक सियासतदान हैं। आज अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझता हूँ 2-3 अवामिल होंगे उसके पीछे। एक तो वो समझते होंगे कि चले बात ही ऐसी थी कि जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए खामोश हो गए होंगे। और एक ये कि माहौल को मजीद कशीदा नहीं करना चाहते होंगे। तो मैं समझता हूँ इसका बेहतर जवाब ख्वाजा साहब दे सकते हैं। हम उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं जितनी पहले करते थे। बस ये एक आध स्टेटमेंट पे थोड़ा सा एक था मसला बना, उसमें दिल दुखा लोगों का, उसमें वाकई लोगों की थोड़ी सी बिलखुसूस कश्मीरी अवाम की जो है वो दिल आजारी हुई, जिसपे हमने सबने रिएक्शन आपने देखा जो आया असेंबली में। कातिर साहब, अभी आपने एक बात की विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने कहा कि एज अ वजीर खारजा जो है वो बिलावल साहब ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तो उससे बड़े ओहदों पर तो आप सोचें कि वो कितना अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी ख्वाहिश या समथिंग ऑन द टेबल? जैसे जब हुकूमत बन रही थी तब ऐसी बात सामने आई थी कि आप एज अ इत्तेहादी तो उन लोग के साथ होंगे, लेकिन शायद हाफ टर्म जो है वो कर ली जाए, पहले शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों, फिर शायद बिलावल साहब को मौका दिया जाए। ऐसी कोई उम्मीद या ऐसी कोई बात अब भी है ऑन द टेबल? बीबी, मैं इतना कहूंगा कि पॉलिटिक्स ख्वाहिशात पे नहीं होती, फैक्ट्स पे होती है ना। तो जिसकी जो मेजॉरिटी होती है और उसको हमें मौका देना चाहिए। और मैं नहीं समझता अभी तक कोई ऐसी सीरियस बात मेरे सामने हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक और चीज जो डिस्कस हुई असेंबली में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि एमक्यूएम जो है वो तनकीद करती रहती है और फारूक सत्तार साहब ने जो है वो कैटेगोरिकली कहा कि जो कराची है उसको फेडरल टेरिटरी जो है वो बना देना चाहिए। मैं सुन रही थी बिलावल साहब ने जो है वो बड़े आड़े हाथों भी लिया उनको और उनको मशवरा भी दिया कि ये फेडरल हुकूमत जो है ये आपको लॉलीपॉप देती रहती है और आप लोग जो है वो लेते रहते हैं, और ये लड़ाई आपकी पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत से नहीं है। जो भी हक मांगना है आप वफाक से जो है वो हक मांगे, वरना छोड़ दें। और उनका साथ कराची ज्यादा जरूरी है या कुर्सी? तो काफी तनकीद भी कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? उन्होंने बिल्कुल हकीकत खोल के बयान कर दी कि आप जिनके इत्तेहादी हैं, आप देखें, पहले तो आप देखें जब राना सनाउल्लाह साहब ने एक चीज पढ़ के सुनाई थी, हमारी एमक्यूएम से मुलाकात हुई और वो भी बड़े आप अगर रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, वो नॉन सीरियस स्टाइल में कह रहे थे कि जी कमेटी भी बना रहे हैं, बल्दियात भी कराएंगे। मतलब अब वो एमक्यूएम गायर है तो उनको वजारतें भी रखनी है, इज्जत भी बचानी है। तो उन्होंने जो मुलाकात की थी उसमें ये तय हुआ होगा कि जनाब आप हमारी मुलाकात में बातें चाहे कुछ भी हो, आप वहाँ असेंबली में ये कह दीजिएगा कि हम कराची के जो है ना वो हुकूक मांगने आए थे। फेडरल टेरिटोरी की जब बात है तो कराची तो पहले था कैपिटल। तो आज तक कितना एहतजाज किया एमक्यूएम ने कि जी दोबारा कराची को कैपिटल बनाया जाए तो सारे मसले हल हो जाए। तो और जब इनके पास हुकूमत थी, आपको पता है, याद रहता नहीं ना लोगों को, रऊफ साहब को याद होगा, गालिबन आपको भी याद होगा, एक वक्त आया जब जाम सादिक अली शदीद अलील थे तो सीएम केयरटेकर जो था वो एमक्यूएम का था, चीफ मिनिस्टर एमक्यूएम का था। तो जब आप उस वक्त कुछ नहीं कर सके तो ये तो एक नारा बन गया है ना कि जी हमें या तो वजारत दो वरना कराची के हुकूक दो, एक वजारत और दो वरना कराची के हुकूक दो, एक वजारत और दो वरना कराची का हाल बुरा है, खराब है, एक वजारत और दो। तो अब फारूक भाई क्या, और आपने माहौल देखा ऐवान में कितने कहके लगे, यानी जब वो तकरीर कर रहे थे, और अगर आप देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, तो किसी ने भी सीरियसली नहीं सुना और कहके लग रहे थे उनकी बातों पे। और सबको पता था कि ये कराची के हुकूक नहीं, मजीद एक वजारत। सर वो कह के तो आप पटेल भाई उनका वतीरा है और इसी तरह चलता वो पटेल भाई कह के तो आप सारे पीपल्स पार्टी वाले जानबूझ के लगा रहे थे ना ताकि उनकी बात को कुछ सीरियस ना ले। उनके पीछे तो सारे आप लोग बैठे थे, ये सारे नहीं सर, इसमें नून लीग वाले भी लगा रहे थे और तकरीबन हर जमात वाले लगा रहे थे। और
और स्पीकर साहब ने तो उनको ये भी कह दिया कि ये बजट तकरीर आप करने लगे हैं जी दोबारा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि उन्होंने आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, आप एक सियासी आदमी है सर, कि आपने पीडीएम की हुकूमत जब बन रही थी, इमरान खान साहब को हटा रहे थे, तो एमक्यूएम को ऑन बोर्ड लेने के लिए आप लोगों ने भी साइन कर दिए थे मुआहदे पे, जिसकी आज उन्होंने जिक्र किया। और फिर बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जनाब क्या करें, अब इत्तेहादी जमातों को मतलब एतमाद में लेना पड़ता है, उनका इशारा आपकी तरफ था। और उनका जो गिला है उस पर लोकल बॉडीज के हवाले से या लोकल गवर्नमेंट के हवाले से दीगर इश्यूज में कराची के, वो ये कहते हैं ना पीपल्स पार्टी ने भी मुआहदे पे साइन किए थे इमरान खान साहब की हुकूमत को हटवाने के लिए, अब वो ये मुआहदे से वो मुकर गए हैं। तो ये एक तो पॉलिटिकल बेट्रेयल नहीं है कि 4 साल पहले मुआहदा किया एमक्यूएम के साथ, इतने झूठे वो भी तो नहीं है सर। आपने उनसे वादा किया, साइन किया, आज कहते हैं छोड़ो यार वो तो उनका मजाक उड़ाओ यार, आप क्या ऐसी बात करते हो, आप लॉलीपॉप की बात करते हैं सर। मैं आपको बात बिल्कुल सीधी करके बता दूं, हमने कभी उनसे कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया कि कोई खुदा ना खास्ता कोई जिस तरह की आज वो बातें कर रहे थे, कराची एक्शन कमेटी पता नहीं कौन सी बचाओ कमेटी, हमने उनसे ये वादा जरूर किया है कि बल्दियात को एम्पावर करेंगे और हमने किया है। अब आप उनसे पूछे ना कि इतने बड़े मुआहदे और बल्दियात के दाई बनकर उन्होंने पूरे कराची के बल्दियाती इंतखाब का बायकाट क्यों किया, एक काउंसलर उनका नहीं है। और जब उनसे बात हुई हमने उनको मनाया कि खुदा के वास्ते आप बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लें, हिस्सा लेंगे तो जीतेंगे, जीतेंगे तो एम्पावर होंगे। वो तो उन्होंने कहा हमसे काउंसलर जीतने की पोजीशन में आप हमारी बेइज्जती कराओगे, आप इलेक्शन पोस्टपोन कर दो। तो ये तो हाल था। अब जो इलेक्शन लड़ता नहीं है, इलेक्शन लड़ने की ताकत नहीं रखता और वो कहता है कि जी बल्दियात को एम्पावर करो, वो भाई किस बल्दियात को एम्पावर करें, हमारी अपनी, आप तो इलेक्शन लड़ते ही नहीं हो, भाग जाते हो। तो ये कोई बात समझ में आने वाली है? नहीं पटेल भाई, चलो आपकी यहां तक बात ठीक, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कैसे में, तो लेकिन जो इलेक्शन लड़े थे सर, एक पीटीआई वाले इलेक्शन लड़े, जमात इस्लामी वाले लड़े, वो कहते नईमुर रहमान साहब वो मेयर बन रहे थे, वहां पे वो कहते पीटीआई के बंदे उठा लिए, अब जमात इस्लामी को उठा लिए, उनको पकड़ पकड़ा के तो आपने अपने उनको ये वहाब मुर्तजा साहब को बनवा दिया, वहां भी वो कहते रिगिंग हुई। तो अगर हम लड़ भी लेते तो अल्टीमेटली तो पीपल्स पार्टी ने वही करना था जो पीटीआई और जमात इस्लामी के साथ किया, लड़ने का फायदा सर फिर। तो भाई जमात इस्लामी के पास कराची में सूबाई असेंबली की एक सीट भी नहीं है। अब आप सोचें कि क्या उनका मेयर आ सकता था? ये सोचने की बात है ना। एक सूबाई की सीट तो जीतते ना चले, उसमें रिगिंग तो इसमें तो नहीं है ना। उनका कराची में कुछ भी नहीं है। जब तक एमक्यूएम अगर पूरी तरीके से आती तो कुछ थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से एमक्यूएम सीटें लेती और थोड़ी बहुत जमात इस्लामी लेती, तो वो बात कुछ ज्यादा नहीं होनी थी। और अलहमदुलिल्लाह 3-4 डिस्ट्रिक्ट बशमूल मेरे केमाड़ी के और मलीर और साउथ हमने स्वीप किए थे, तो वो मेयर तो हमारा बनना था। अब पीटीआई के अंदर अगर अपनी दरारें मौजूद थी जो कि आपको इस ऐवान में भी नजर आती हैं, आप देखें सबका किबला अलग है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, लीडर सबका जो है वो जेल में है, लेकिन बातें सबकी अलग अलग हैं। तो यहाँ भी कराची में भी आप पीटीआई के किसी भी नुमाइंदे को उठा के देख लें, वो बिल्कुल ही अलग रुख पे बात करता है। तो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में, उनके खिलाफात में मैं और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कादर भाई, वो बातें आपकी ठीक हैं सारी, लेकिन जब आपकी हुकूमत है, वहां पे फेडरल हुकूमत है, तो लोकल काउंसलर तो फिर ये देखेंगे कि चलें हमें किसके साथ फायदा है। आपने अचानक अपना उम्मीदवार दरमियान में डाला, पीटीआई के लोगों को साथ मिलाया और वो कहते हैं हमारे से जबरदस्ती हुई, को अगवा करके ले गए, उठा के ले गए, तो फिर क्या करते बेचारे? हुकूमत तो आपकी है सारी, पिछले कोई 15-16 साल से ज्यादा सर, तो वो क्या कर सकते थे पीटीआई वाले? सर हमारी हुकूमतों के दौरान भी मेयर तो हमेशा सूबाई हुकूमत हमारी रही है, मुख्तलिफ जमातों के मेयर रहे हैं। इस बार हमारी मेजोरिटी थी और हमारी मेजोरिटी के साथ अगर कुछ लोग मिल गए, उन्होंने इत्तेहाद किया और उनकी आपस में नहीं बन रही थी, तो रऊफ भाई इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का माहौल नहीं कि अगवा कर लिया, छांगा मांगा हो गया, पुलिस ले गई, बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि उन जो मुनर्रफ अराकीन थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि जी हम जो है इन वजूहात की बुना पे वोट नहीं देंगे, हमारे ये मसाइल हैं, वो इंटरनल उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और वैसे भी हमारी मेजोरिटी थी, हमारी बनना था मेयर हमारा। अच्छा, आज सर उन्होंने एक तरह की, अब मुझे नहीं पता उन्होंने थ्रेट किया है, अब आप इसको ट्रांसलेट बेहतर कर सकेंगे। उन्होंने कहा है वहाँ सितार फरूक साहब ने कि जनाब कि अगर आप नहीं करेंगे, उन्हें जब ये पता चला कि एक्शन कमेटी जो कश्मीर की है उनके 32 के 32 मुतालबात माने गए, 8-10 मजीद माने गए और हमारा एक मुतालबा नहीं माना जा रहा, तो उन्होंने कहा जनाब भाई साहब हम तो फिर एक्शन कमेटी हम भी बना लेंगे। कराची में लगता है माहौल को एमक्यूएम इस तरह का एक्शन कमेटी बना के कराची को वो कर सकती है, मतलब जाम कर सकती है,
वही कुछ कर सकती है जो कश्मीर में हो रहा है? कोई पॉसिबिलिटी लगती है आपको जो उन्होंने बात की आज? सर दो बातें करूंगा रऊफ भाई। सर एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाब लड़ने की तो शकत नहीं रखती थी, एक्शन कमेटी दूर की बात है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एमक्यूएम का सरबराह कौन, उस पे तो एक दूसरे का गिरबान तक उनके हाथ आ चुके हैं। अब खुल्लम खुल्ला आप देख रहे हैं, गालम गलोच भी हो रही है। तो आप कौन सी एमक्यूएम की बात कर रहे हैं जो इलेक्शन से भाग जाती है, जिसके अंदर इतने इख्तलाफात हैं कि वो एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं और फिर वो एक्शन कमेटी बनाएंगे। और फारूक भाई का जहां तक मसला है, मैं उनको प्यार से हमारे असेंबली के बाबू भाई बोलता हूँ, हर चीज में उनको बात करना जरूरी होती है। अब मसला ये, वहाँ खालिद मकबूल साहब वजीर बन गए उस तरफ से, यहाँ मुस्तफा कमाल साहब वजीर बन गए। अब ये मुतालबा जो है ना, ये एक्शन कमेटी की सूरत में हो, रिएक्शन कमेटी की सूरत में हो, ये 32 और 34 36 मुतालबात नहीं है उनके। उनका मुतालबा ये है कि मुझे भी तो देखो, कोई मुझे भी तो पूछो, मैं भी पुराना हूं भाई, मैं भी रह चुका हूं। अब फारूक भाई का ये मसला है सर। वो जो ये बात कह रहे हैं, अब एमक्यूएम एक नया नारा लगा रही है कि जनाब कराची को विफाक के नीचे दे दें, और ताकि क्योंकि पीपल्स पार्टी जो कराची पे पैसे, सर वफाक के नीचे ही है ना, 17% कराची मेयर के नीचे, बाकी तो सारे कंटोनमेंट बोर्ड है, डिफेंस है, एयरफोर्स है, ये अथॉरिटीज हैं, सारी क्लिफ्टन डिफेंस कंटोनमेंट बोर्ड है। तो 17% मजाफाती बस्ती कराची में मेयर के अंदर है। बाकी क्या है कराची में? आपने तो कराची देखा है, पूरा शारा फैसल एयरपोर्ट से आप जाएं वो भी वफाक के अंदर है। तो सारा कुछ जो अच्छा तो वो तो वफाक के अंदर है। अब वो जो गटर नाले, गंदी बस्तियां, कच्ची आबादियां, वो मेयर के पास है, तो वो दे दें वो भी वफाक को। वफाक क्या पागल है कि ये अपने सर लेगा? जो अच्छी चीजें वो तो उनके पास है ऑलरेडी। तो वो आपने ये गंदी नालियां, ये सारे ये टूटी मूटी सड़कें, तो आपने खुद ऑप्ट किए हैं सर, इतनी मेहनत से आपने मेयर बनाया है अपना मुर्तजा वहाब साहब को, आपने तो ऑप्ट किए हैं चीजें, फिर करने देते उनको गंदी नालियां, एमक्यूएम जाने, उनका काम जाने सर। या वो हम कराची को अपना शहर समझते हैं, ये कच्ची बस्तियां, ये गरीब लोग हमारा असासा है, और इंशाल्लाह हम इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेहतर करके रहेंगे, चाहे आप पे कितनी भी तनकीद हो। आप देखेंगे कराची पे कितना फोकस होता है मीडिया। 2 रोज से कितने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं जिसको मैं दोहरा भी नहीं सकता। वो एक खबर होते हैं कराची में, बस किसी गटर का ढक्कन ना हो तो वो आलमी खबर बन जाती है। तो रऊफ भाई इसको भी तो देखना चाहिए। वैसे ये कादिर भाई, मैं अगर होता, जस्ट है तो नहीं, हमारी ख्वाहिश भी नहीं है, इसी में खुश हैं जो कर रहे हैं, मैं तो बड़ा खुश होता है कि अगर जो काम मेरी वजारतों के हैं, मुझे रोजाना नहीं पता चलता कि शहर में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कोई डेफिशिएंसीज हैं, प्रॉब्लम है, और मीडिया मेरी मदद कर रहा है, तो मैंने तो अपने वजीरों को, सेक्रेटरीज को टाइट करना था। मीडिया तो आपकी मदद करता है, जितनी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी तो उतना आपका वोट बैंक, आपकी रेपुटेशन साफ बढ़ती जाएगी। मीडिया से क्यों शिकायत करते हैं? मीडिया तो आपकी हेल्प करता है सर। मदद वाली तनकीद और होती है, वो तनकीद बराए असला होती है, और एक मदद जो है, एक तनकीद जो होती है वो तनकीद बराए मुखालफत होती है। तो मेहरबानी फरमा के इन दोनों में थोड़ी सी फर्क कर लिया करे। तनकीद बराए असला के लिए हम हर वक्त हाजिर है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा तफसील से हमें सवालात के जवाब दिए, बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर पटेल साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। डिफरेंट इशूज़ हैं, पीपल्स पार्टी रिलेटेड बातें थी कुछ जो हम इनसे पूछना चाह रहे थे, क्योंकि इजलास में भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो बड़े सारे इशूज़ जो है वो उठाए, चाहे वो एमक्यूएम से रिलेटेड हो, कराची को वफाक के नीचे देने की बात हो, या फिर जीबी हुकूमत की बात हो, या बल्दियाती इलेक्शंस की बात हो। उन तमाम इशूज़ पर जो है वो हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया अब्दुल कादिर पटेल साहब से। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ आईपीपीज़ के हवाले से, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि आईपीपीज़ की जो कैपेसिटी पेमेंट वगैरह है वो सिर्फ इस हुकूमत पे जो है वो उस पे क्यों तनकीद की जाती है, बाकी जो पिछली हुकूमतें हैं उन पर भी तो इसका इल्ज़ाम जो है वो आता है। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जो आईपीपीज़ का एक मसला एक अरसे से चला आ रहा है, इनके साथ जो मुआहदे हुए हुए हैं, जो डॉलर बेस्ड मुआहदे हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो इनको दिए जा रहे हैं, वो मसला आज भी जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन हुकूमतें जो आती जाती रहती हैं वो एक दूसरे पर इसका इल्ज़ाम शिफ्ट करती रहती हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये हम पर जो है वो इसकी तनकीद ना की जाए, इससे पहले भी हुकूमतें आईं, उनके दौर में भी ये हुआ,
और उन्होंने आके जो है इस इशू को फिक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि कुछ आईपीपीज है जिनसे कुछ मुआहदे जो है वो रीनेगोशिएट हुए थे। हम बात कर लेते हैं इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब, इनसे डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। सुहेल साहब, आपने भी सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो तो कहते हैं कि ये इल्जाम आईपीपीज को लाने का ये तमाम पार्टीज पर जाता है, जबकि जहां तक मुझे याद है 2014, 15, 16 में सबसे ज्यादा ये आईपीपीज लगे जिनकी कैपेसिटी पेमेंट हम आज भी जो है वो भुगत रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। चलें, ख्वाजा आसिफ साहब को इतना कहना कि सबकी जिम्मेदारी है, तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी बात है। हाँ। अगर सबकी जिम्मेदारी को मान रहे हैं तो फिर उनको जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के लिहाज से, मेगावाट के लिहाज से सबसे ज्यादा जो आईपीपीज ने सिस्टम में ऐड हुए हैं, तो वो चूंकि मुल्क में उसको शॉर्टेज थी, नून लीग का टाइम था, एक नई पॉलिसी आई 2013 में, जुलाई 2013 में, और सबसे ज्यादा आईपीपीज उसी टाइम के अंदर ऐड हुए। और इतने ज्यादा ऐड हुए क्योंकि हम पहले इस्ताए हुए थे लोड शेडिंग के, 2017 तक लोड शेडिंग सिफर करने का उस पॉलिसी का हदफ था, और जिसके नतीजे में इतने ज्यादा आईपीपीज लग गए कि आज हम कैपेसिटी ट्रैप में हैं और हम उनके शिकंजे से हम निकल नहीं पा रहे। हाँ, तो ख्वाजा आसिफ साहब जहां पर ये कह रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा आसिफ साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस एक और 2014 के अंदर एक स्टेटमेंट थी जहां पे उन्होंने आईपीपीज के लिए रोबर बैरन्स का जो एक इस्तेलाह है वो इस्तेमाल की थी। तो उस वक्त वो वफाकी वजीर पावर डिवीजन थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब से शायद ही कुछ बेहतर जानता हो कि आईपीपीज पावर सेक्टर के अंदर में भी कुछ वहां पे अच्छी कंपनियां हैं डेफिनेटली जिन्होंने प्रूडेंटली काम किया हो, लेकिन बहुत सी कंपनी ने जिस तरीके से काम किया उससे ख्वाजा आसिफ साहब भी बखूबी वाकिफ हैं। यही वजह है कि उन्होंने उनको वो अमेरिकन जो माफिया के अंदर एक रोल था रोबन बैरन्स का आवाम को नचोड़ने का, तो उन्होंने इसकी इस्तेलाह इस्तेमाल की थी। तो ख्वाजा आसिफ को बखूबी अदराक है, और उसके बाद वो फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी में करेज भी बहुत है, वो सबको एक्सपोज कर सकते हैं और किसी से फड्डा डालने तो वो कोई से बच भी नहीं सकता। तो उनको मेरे ख्याल में अपनी पार्टी की सियासत और मुल्क की आवाम के बेहतरीन मफाद में अपना रोल प्ले करना चाहिए कि जहां पे वो समझते हैं कि आईपीपीज के अंदर खराबियां थी, ये बदस्तूर मौजूद हैं। और बिलखसूस जो सीपैक के तहत पावर प्लांट लगे जो चाइनीज कंपनी ने लगाए, उनके साथ हम स्टिल एग्रीमेंट्स को रिविजिट नहीं कर सके। तो वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब को अब उनके पास अथॉरिटी भी है, कैबिनेट का हिस्सा भी है, तो उनको रोल प्ले करना चाहिए, उनसे डिस्काउंट लें। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो इस वक्त पावर का टैरिफ है वो काफी हद तक कम हो सकता है और हम कैपेसिटी ट्रैप से काफी हद तक निकल सकते हैं। भट्टी साहब, आपकी इतनी अच्छी ख्वाहिशात, ख्वाजा साहब से लगी उम्मीदें अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने तो पिछले दिनों ट्वीट किया था कि मेरे घर का कुक है और वहां पे उनके गांव में वो ट्रांसफार्मर जल गया। उन्होंने सिफारिश भी की, उन्होंने इसके बावजूद 80,000 रुपये उनसे ले लिया। और ये फार्मर वाटर एंड पावर के मिनिस्टर खुद रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं पिछली हुकूमत में उनके नवाज शरीफ साहब की। और जिस बेचारे को वहां पे उनकी सिफारिश के बावजूद 80,000 रुपये देना पड़े, आप फरमा रहे हैं वो यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आईपीपीज के मसले हैं वो हल करवा सकते हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर जी? मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ आपसे। क्लास साहब, मैंने इसलिए बात की कि क्योंकि आजकल ख्वाजा आसिफ साहब ने मुआशरे की इस्लाह का बेड़ा उठाया हुआ है और वो उन मुआशरतियों खराबियों को जो है ना वो बिला खौफ उनको हाईलाइट कर रहे हैं। वो जहां पर आसपास जो खराबियां देखते हैं उसके ऊपर आजकल इजहार राय करते हैं, मुतालबा करते हैं अपनी ही गवर्नमेंट से कि इनकी इस्लाह होनी चाहिए। तो फिर मैं भी समझ रहा हूँ कि आजकल ख्वाजा साहब एक ऐसी कैफियत में है जहां पे हम उनकी खिदमत में गुजारिश करना चाहते हैं उन्हीं के तवज्जुह से कि वो इस मामले को भी टेकअप करें, तो ताकि कोई बेहतरी आ सके। चले आपकी ख्वाहिशें अपनी जगह पे, लेकिन एक फर्क है जो ख्वाजा साहब को थोड़ा सा, मुझे याद है मैंने स्टोरी की, मेरे ख्वाजा साहब से उस वक्त भी बात हुई थी 2014-15, उस वक्त ये वाटर एंड पावर के ये मिनिस्टर भी थे। एक दिन कैबिनेट इजलास में बाकायदा वहां पे नवाज शरीफ साहब ने कोई बात की पावर रिलेटेड, तो ख्वाजा साहब ने कंप्लेंट की हुई है, मुझे याद है उनसे मेरी एक दफा बात भी हुई थी, उस वक्त उनका फोन आया था या मैंने किया था, मुझे उस वक्त की बात है। तो ख्वाजा साहब ने शिकायत की थी कैबिनेट में, जी मैं क्या करूं, ये वाटर एंड पावर, तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आला थे, वो चाइना आ जा रहे थे, वो सारे ये आईपीपीज वगैरह, ये सारे नंदीपुर, बाकी आपका साहिवाल वाला कोल प्लांट, और सारे वो खुद डायरेक्ट हैंडल कर रहे थे, ये सलमान शहबाज और हमजा कर रहे थे, उनके जो बरखुरदार हैं। तो उन्होंने तो कंप्लेंट की थी कि सर जी मैं क्या करूं, मेरी वजारत तो चलाई शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग रहे हैं सर। तो वजारतें तो उस वक्त ख्वाजा साहब जब वजीर थे तो उनकी वजारत नहीं चल रही, आज वो कहते हैं आईपीपी साहब ने लगाया, तो इनके दौर में तो सबसे ज्यादा लगे हैं सर, चाहे वो बेबस थे, शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट लगा रहे थे। साहब, हमारे यहाँ जो जमहूरियत है उसका यही तो हुस्न है
किसी के उसके ऊपर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ आप बात भी कर लेते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस भी और कैबिनेट के अंदर भी। तो ख्वाजा साहब उस जमहूरियत का फायदा उठाते हैं और इसी के तहत शहबाज शरीफ साहब भी एडवांटेज लेके उनके अमूर के अंदर मुदाखलत कर लिए करते थे कि चलें जनाब मिलजुल के मामला। अच्छा हाँ, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने कहा था, मुझे अभी अगर मेरी मेमोरी अगर ठीक साथ दे रही है, जब ख्वाजा साहब ने शिकायत की थी मेरी वजारत में, तो ये शहबाज शरीफ साहब और ये सलमान साहब और बाकी हमजा साहब मामला देखते हैं सारे, तो नवाज शरीफ साहब ने इनको कहा था ख्वाजा साहब आप उनको अपनी वजारत में मुदाखलत क्यों करने देते हैं, दीज वर द वर्ड्स, ये उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने तो पावर दी थी, अब ख्वाजा साहब ना ले सके हूं तो दैट्स अनदर मतलब है ये थिंग। सर वो नवाज शरीफ साहब ने भी मासूमियत से पूछ लिया। आपको पता है कि हर मिनिस्ट्री का जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो फेडरल सेक्रेटरी है, और शहबाज शरीफ साहब की ये स्ट्रेंथ है, उनकी एक्सपर्टीज है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ वो कैसे बना के रखते हैं और ब्यूरोक्रेसी कैसे चलाने हैं। तो ख्वाजा साहब वहाँ कर ही कुछ सकते थे, उनको पता था कि वो तो मोहम्मद अली साहब की जो एनर्जी की रिपोर्ट है ऑपरेट कर रहे हैं, वो जो मोहम्मद अली साहब की एनर्जी की रिपोर्ट है जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन के वजीर हैं, उस रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि कौन कौन से ब्यूरोक्रेट बड़े तगड़े जो आज बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदे लेके, ये तो सारे का सारा ये टैरिफ लेके दे रहे थे, ये सहीवाल कोल प्लांट वाला, या वो जो इनके उस वक्त पुराने समझी थे ये सैफ रहमान साहब जो हैं, वो तो सारे ब्यूरोक्रेट्स के जरिए किया गया था, उन्हीं को मैनेज किया गया था, जो इनके साथ करीबी ब्यूरोक्रेट है जिनको भी नवाजा भी किया। वो बात तो ठीक है कि ब्यूरोक्रेसी की ये कोलैबोरेशन के बगैर तो वारदात नहीं डाल सकती, लिहाजा ब्यूरोक्रेट होगा तो काम चलेगा सर। लेकिन सर आप बताइए कि ब्यूरोक्रेट्स फिर क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे ये ब्यूरोक्रेट्स है, लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी थे जिन्होंने आवाज उठाई, सिर्फ आवाज नहीं उठाई, तहरीरी तौर पर मामले को रोकने की कोशिश की, जिसमें साबिक सेक्रेटरी पावर यूनुस ढाका का नाम भी शामिल है। उन्होंने 2015 में लिखा था कि ये प्रैक्टिस स्टॉप करें, मजीद IPPs ऐड मत करें, हम कैपेसिटी ट्रैप में जाएंगे। उनका वो लेटर आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि फवाद नफाज साहब की तबीयत पर ग्रां गुजरा और उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया। तो वो ब्यूरोक्रेट्स कुछ आवाज उठाते हैं, फिर वो साइडलाइन हो जाते हैं, और फिर कुछ और ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि यस हम इस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम कैपेसिटी ट्रैप में हैं, मुश्किल सूरत हाल है, अवाम की भी, कौमी खजाने की भी। तो ख्वाजा आसिफ साहब हों या जैसे तगड़े दीगर गुजरा हों, उनको इस मामले को टेकअप करके जहां पे मजीद करेक्शन की जरूरत है उनको करनी चाहिए। अच्छा एक चीज अभी इस साल बजट में बर्दाश्त होता दिखाई नहीं देता। इस साल बजट में अगर मैं गलत नहीं कह रहा 1800 बिलियन रुपीस कैपेसिटी चार्जेस के लिए रखे गए हैं जो इन बिजली घरों को देंगे। 6 तो बंद पड़े हैं, मुझे याद है एनर्जी कमेटी मीटिंग में गया, मैं हर दफा कहता हूं ये बात, वहां पे उस वक्त के सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने पिछले साल बताया था कि 6 हमने IPPs को कहा है कि आप बंद रहे हैं, कि आपको हमें फ्यूल देना पड़ता है, अगर आपसे हम बिजली लेंगे मुआहदे के तहत अंदाजा करें, फ्यूल भी हम देंगे और बिजली भी खरीदेंगे, और अगर नहीं खरीदेंगे तो वो बंद रहेगा तो पैसे देंगे। उन्होंने कहा बंद रखें, हम आपको पैसे देंगे। उन 6 पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, ये इजलास में बताया गया सर, कमेटी में जाता रहता हूं, पता है आपको। तो 6 बंद पड़े, उनको पैसे दे रहे हैं, ये तो अपने घर वाली बात थी सर। और लास्टली कि इनमें तो जो फर्क है कि ये तो शहबाज शरीफ साहब के बेटों के इसमें शेयर्स हैं, ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे IPPs हैं, या ये सैफ रहमान साहब जो समझी थे, माजी में रहे हैं, मियाँ साहब के रिश्तेदार थे, तो ये तो फैमिली एंड फ्रेंड पैकेज चल रहे थे सर ये IPPs में। वो पीपल्स पार्टी ने भी किए, फ्रंट मैन किया या वटेवर जो भी किया, ये तो फैमिली के लोग थे सर इनके अपने। सर ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, एक दो मरतबा मुझे भी कुछ अहम लोगों से क्वेश्चन करने का मैंने उठाया ये मामला। उन्होंने कहा कि देखिए हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी किसी मखसूस फैमिली को, हुक्मरान तबके को, या किसी को कोई ये नहीं रोकती कि आप एक सिस्टम के तहत, एक कानूनी तरीके के तहत उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक ऑफर थी, पॉलिसी थी, हमने भी उसकी बिड दी, बिड एक्सेप्ट हुई और हमने उसको, हमने पावर प्लांट, वो कहते हैं कि हमारा कारोबार, हमारा कानूनी राइट है, और हम भी बात सुने भट्टी साहब, दूसरे लोग भट्टी साहब बात सुने, एक लफ्ज होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दुनिया भर में जब आप हाकिम बन जाते हैं फिर ताजर नहीं रह सकते। ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम भी हूँ और वजीर भी हूँ और अपनी आवाम के साथ आप तिजारत भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, उनको बिजली भी बेच रहे हो, शुगर भी बेच रहे हो, दाल दही अंडे सब कुछ बेच रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हैं, ऐसे नहीं होता सर। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तो ट्रंप ने भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, सबसे बड़े चैंपियन है। कानून अगर थे तो कानून बदल देते ना सर, कारोबार में वो इन्वॉल्व है जी। अगर ऐसे कानून थे तो बदल देते कि मैं वजीर आजम हूँ, मेरे बच्चे कारोबार नहीं करेंगे यहाँ पे, दे डोंट हैव किसी और। खैर वो ये कहते हैं जी बैरून मुल्क जाए तो भी आप एतराज करते हैं, उनकी ये भी कहना है कि वहां करें इतराज बिजनेस तो भी हम एतराज करते हैं सर। बिल्कुल ऐसे है, वो एतराज तो दोनों सूरतों में आते हैं। लेकिन असल चीज ये है कि अगर आपके रेलेवेंट एक्सपर्ट ने पॉलिसी तैयार की हो
और वो फेयर तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन हो तो शायद ये इश्यूज ना आते। असल मसला है मिसमैनेजमेंट का, जहाँ पे चीजें इतने बड़े शॉर्टेस्ट टाइम में इतनी बड़ी स्पीड के साथ चीजें की गई हैं कि अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जहाँ पे आपने 1800 अरब की बात की कैपेसिटी पेमेंट नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 2000 अरब से भी ज्यादा जाएंगी नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर। तो क्रिटिकल सिचुएशन है जी। प्लांट्स भी हैं जिन्होंने सिस्टम में ऐड होना है, तो अभी मजीद ऐड होना है, अभी मजीद ऐड होना। पहले 45,000 मतलब आपने कैपेसिटी वाले लगाए हुए हैं, अब 25-26 हजार रिक्वायरमेंट है, 41-45 लगे हुए हैं, ये 1000 मेगावाट मजीद लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल है, वो उनका काम तेजी से जारी है, उन्होंने सिस्टम में ऐड होने हैं जहां कैपेसिटी पेमेंट स्टार्ट होनी है। कौम को मुबारक हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम बात कर रहे थे IPPs के हवाले से, जो कि ज़ाहिर है एक टाइम से जो है वो बवाल जान बच चुका है। उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो मुआहदे हैं, नून लीग की हुकूमत में भी हुए, उससे पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत में हुए, फिर PTI जब आई तो उन्होंने भी लगाए। लेकिन जिस तेज़ी से नून लीग की हुकूमत में लगे, आज ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होकर कहते हैं कि ये तमाम हुकूमतों का जो है कसूर है, उन पर भी जो है वो इल्ज़ाम आना चाहिए, इसका सिर्फ हमारे ऊपर जो है वो नहीं आना चाहिए। तमाम पार्टियों ने जो है इसमें अपना हिस्सा डाला है। आज के लिए इतना ही नाजरीन, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।